अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज यूनिट नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएशन वर्ड जो है आप लोग साइंस में मस्ट पढ़ते हैं। वेरिएशन मीनिंग्स चेंजेस, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ अगर आपके पास हैं, उनमें चेंजेस आपने देखना हो तो उसको आप क्या बोलते हैं कि इनमें वेरिएशंस हो रही हैं। अब वेरिएशन दो किस्म की होती हैं, डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन। अब जब दो कोई वैल्यूज़ हों, उनके दरमियान में जो चेंजेस आ रही हैं, उनकी चेंजेस हैं वो एक दूसरे पे अगर डिपेंड कर रही हैं तो वो दो किस्म से उनमें चेंजेस आएंगी। एक तो डायरेक्टली वेरिएशन हो जाएंगी और एक इन्वर्स वेरिएशन होगी। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है कि जैसे आप ऐसा करते हैं कि गाड़ी जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी उसकी स्पीड उतनी तेज़ हो जाएगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। यानी कि एक तो उसकी डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और दूसरा उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। इसी तरह से अगर एक सर्कल का रेडियस जितना आप कम लेते जाएंगे तो उसका सर्कमफ्रेंस भी उतना छोटा होता जाएगा। तो चाहे इंक्रीज़ देखें चाहे डिक्रीज़ देखें, अगर दोनों में सेम हो रहा है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है। लेकिन अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ में कमी आ जाए तो उसको बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन। यहाँ पे देखें, डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में बताया हुआ है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase or decrease in other quantity, then this variation is called direct variation, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो दोनों में होगा और अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो दूसरी दोनों क्वांटिटीज़ में डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं और इसको पढ़ते क्या है, y is directly proportional to x, y is directly proportional to x। इसको हम y varies as x भी पढ़ सकते हैं कि जो जो x चेंज होगा y भी उसी तरह से चेंज होगा। अच्छा, इसको हम मैथ्स में इस तरह से सॉल्व नहीं करते, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अगर लिखा हुआ है तो इसको पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे k क्या चीज़ है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इस वेरिएशन का कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट से क्या मुराद है, अभी आप देख लें कि जैसे हमने गाड़ी की एग्जांपल ली थी कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा स्पीड उतनी तेज़ होती जाएगी। तो क्या जिस स्पीड से उसका जो है जो जितनी स्पीड उसकी बढ़ रही है उसी रेशो से ही डिस्टेंस भी बढ़ रहा है? ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें अंदर इन्वॉल्व होती हैं जो रेजिस्ट करती हैं, जिससे थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। तो वो जो रेजिस्ट करने वाली क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए हम ये कांस्टेंट यूज़ करते हैं कि थोड़ा बहुत जो फ़र्क आ रहा है उसके लिए हम ये के का कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो दो क्वांटिटीज़ हैं, y डिपेंडिंग अपॉन x, अगर हमें y फाइंड करना हो तो हम x को वैल्यूज़ देते जाएंगे और k की वैल्यू हमारे पास गिवन हो अगर, तो y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन अगर हमें y और x की वैल्यू गिवन हो तो हम
कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चले अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, find the relation between distance d of a body falling from rest varies directly as the square of the time t। इसमें क्या कहा जा रहा है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के लिहाज से डायरेक्ट वेरिएशन दे रहा है। ठीक है, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अब ये एयर रेजिस्टेंस वगैरह जो है ये के में ही आ जाते हैं। ठीक है, फाइंड के इफ़ d इज इक्वल्स टू 16 एंड t इज इक्वल्स टू 1। अब d जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि स्क्वायर ऑफ टाइम, तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे के फाइंड करना है, तो इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास के आ जाएगा। अब आपको उसने के फाइंड करने के लिए बोला है, तो आपने इस इक्वेशन में जो आपको गिवन वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस कर देनी है। डी की जगह 16 और टी की जगह 1। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 16। जब आपके पास के की वैल्यू आ जाती है तो आप वापस अपनी इक्वेशन में चलें, उसमें के की वैल्यू ये 16 रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये रिलेशनशिप शो कर रहा है डिस्टेंस और टाइम का। एक्टिविटी है कि फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल फाइंड टाइम टी व्हेन डी इज इक्वल टू 64 फीट। अब आपके पास के की वैल्यू भी आ चुकी है और डी की वैल्यू खुद दे रहे हैं, तो टी की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट डी और के की वैल्यू इस फार्मूला में आपने के की वैल्यू तो आपको 16 दी हुई है, आपने टी की वैल्यू डी की वैल्यू 64 डालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 64 लिखेंगे और दोनों साइड्स को आप 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। If y varies directly as x, y varies directly as x, the equation कनेक्टिंग x एंड y, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया है कि जब हम इसको इक्वल में करते हैं चेंज तो ये kx में बदल जाता है। द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k एंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y when x is equals to 7 and y is equals to 6, y की जगह आप 6 रख देंगे और x की जगह 7 रख देंगे तो आपको k की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो k की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू। एक तो आपने वो फाइंड करनी है, दूसरा यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने प्रोपोर्शन दिखाया, फिर उसकी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद आपने वैल्यूज़ लगाई और k की वैल्यू फाइंड कर ली। जब आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी तो आपने ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देनी है। इस इक्वेशन में लिखने के बाद अब आपके पास नई इक्वेशन ये बन जाएगी। इस इक्वेशन में आपको वो डिमांड कर रहा है कि अगर x की वैल्यू 21 हो तो y की वैल्यू फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 21 डालनी है
और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। गिवन दैट a varies directly as the squares of r, a varies directly to squares of r, ठीक है। उसके बाद आपको a की भी वैल्यू दे दी गई, r की भी दे दी गई, और आपने अब क्या फाइंड करना होगा k। लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि जब आपको r 14 सेंटीमीटर दिया जाए, यानी कि फाइंड करने के बाद r 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप एरिया फाइंड करो। आई थिंक कि ये आप वैल्यू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह रिप्लेस करके सॉल्यूशन ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज क्यूब ऑफ x, y वेरीज डायरेक्टली क्यूब ऑफ x। उसके बाद सेम प्रोसेस, यानी के फाइंड करेंगे और फिर जो उनकी डिमांड है, वैल्यूज़ जो दी हुई है वो रिप्लेस करने के बाद आपने इक्वेशन बनानी। इफ़ वाई वेरी इन्वर्सली एज एक्स, अब इन्वर्स रिलेशन आ गया, इन्वर्स वेरिएशन आ गया। इन्वर्स वेरिएशन सेम ही है, बस आपने क्या करना है कि पहले आप इसको यूँ लिखते थे, अब आपने इन्वर्स के लिए क्या करना है, 1/x, ठीक है। तो पहले आपके पास जो इक्वेशन बनती थी वो होती थी kx, अब जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी k/x। बाकी सेम टू सेम प्रोसेस वही है। ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देख लीजिए। आई थिंक कि ये एक्सरसाइज इतनी इजी है कि एग्जाम्पल करने से ही आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम हो। बट अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको मज़ीद क्लियर कर देती हूँ। सॉल्यूशन आपको दिखा रही हूँ, आई होप कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये जस्ट फॉर हिंट्स। अगर कोई कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाती है तो आप मैच कर लें अपने आंसर्स को। आई होप आपको इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगी। जस्ट आपने डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन फाइंड करना है, और दोनों का सेम टू सेम मेथड है। ओके, नाउ टेक केयर अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज़।